नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा तुर्की की होगी। ये वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इस्लामी नाटो का खलीफा बनने चला तुर्की आजकल बहुत परेशान है, बहुत परेशान। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उसकी नींद हराम कर देगा। लेकिन ये तो दस्तूर है दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये पहले वाला भारत है नहीं जिसे दुनिया सॉफ्ट स्टेट कहती थी। अजीत डोभाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की चौकड़ी वहाँ से सोचना शुरू करती है जनाब जहाँ रसब तैयब एर्दोगान सोचना बंद करते होंगे। क्या समझ लिया था तुमने? पाकिस्तान से सिक्योरिटी पैक्ट करोगे, संयुक्त राष्ट्र के मंच से सरेआम जम्मू कश्मीर पर नापाक सोच जाहिर करोगे। पाकिस्तान से दोस्ती रखो ना यार, रखना है तो, लेकिन भारत के खिलाफ आंख तरेरी तो अंजाम क्या होगा देख लो। कैसे पैरों तलों से जमीन खिसकती है तुम्हारी। एहसान फरामोश मुल्ला एर्दोगान इतिहास भी भूलता है और वर्तमान भी। ऑटोमन साम्राज्य के समय से हमारी दोस्ती थी तुर्की से। खिलाफत मूवमेंट में तो भारत से तुर्की के समर्थन में आवाज उठी। फिर जब भूकंप आया तो हमने सबसे पहले सहायता भेजी, लेकिन इस्लाम के नाम पर उसे पाकिस्तान पसंद है। अब पिछले 3 दिनों से छटपटा रहा है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एस जयशंकर साइप्रस पहुंचे हैं। तुर्की में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक साइप्रस ने भारत से एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मांगा है। उधर ग्रीस के साथ भी हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होने वाला है। ग्रीस भी ब्रह्मोस चाहता है। फिर 28 मई को आर्मीनिया ने अपने रिपब्लिक डे परेड पर भारत से मिले घातक हथियार सारी दुनिया को सरेआम दिखा दिए। ये तो अति हो गई। इसके बाद कान खड़े हुए एर्दोगान और उनके गुर्गों के। जो आर्मीनिया में हमने दिखाए वो क्या क्या थे? आर्मीनिया ने जो हमारे हथियार दिखाए, जो खरीदे हैं, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश 1S, होवित्जर तोप, MARG 155 ट्रक माउंटेड गन और स्वाति रडार सिस्टम। ये तीनों देश, मतलब ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया, ये तीनों देश तुर्की के भूगोल को 3 तरफ से घेरते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का दुलारा बना ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की का काल बन सकता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 4500 किलोमीटर से भारत उसकी घेराबंदी कर देगा। है तो वो नाटो का सदस्य, बड़ा ताकतवर संगठन है, लेकिन भारत की मारक चाल ने तुर्की में खलबली पैदा कर दी है। वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि खतरा पैदा हो उससे पहले ही ग्रीस पर अटैक कर दो। कल परसों मैंने देखा कि कई ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं, एक्सपोस्ट आ रहे हैं। असल में ये हमारी पूरी रणनीति डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह उन क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है जहां उसके विरोधी सक्रिय हैं। अब सोचिए, ये इलाका है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, पूर्वी भूमध्य सागर, जहां हमने तुर्की को घेरा है। अब ये तुर्की ने पाकिस्तान के जरिए तो कोशिश की कि भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाए। अब भारत उसी मॉडल को उल्टा करके लागू कर रहा है। तो उल्टा करके दे रहे हैं, ले लो, लेकिन हम ज़्यादा परिपक्व हैं और सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। तुर्की के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये चुनौती सीधे युद्ध के रूप में नहीं है, ये रणनीतिक घेराबंदी है। इसका जवाब देना आसान नहीं होता है। अगर वह सैन्य प्रतिक्रिया देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक दिखेगा, और अटैक भी किससे करेगा? भारत से थोड़े ना करेगा। साइप्रस के साथ कर सकता है, आर्मीनिया से कर सकता है, ग्रीस से कर सकता है। लेकिन अगर वो चुप रहता है तो भारत धीरे धीरे उसके प्रभाव क्षेत्र में अपनी जड़ें जरूर मजबूत करता जाएगा। यही वजह है कि साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया का यह त्रिकोण तुर्की के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। तीनों देश अलग अलग मोर्चों पर तुर्की को चुनौती देते हैं। आर्मीनिया कॉकस क्षेत्र में, ग्रीस एजियन सी में और साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में। और यहीं पर आती है तुर्की की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, यानी ब्लू होमलैंड, जिसे वो मावी वतन कहता है। इस नीति के तहत तुर्की चाहता है कि पूर्वी भूमध्य सागर और आसपास के समुद्री इलाकों पर अपना दबदबा हो जाए। वहाँ के एनर्जी संसाधन, गैस फील्ड और समुद्री रास्ते उसके कंट्रोल में रहें। अब अगर सोचिए, साइप्रस और ग्रीस जैसे देश भारतीय ब्रह्मोस एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी से लैस हो जाते हैं तो ये ब्लू होमलैंड योजना तो सबसे पहले झटका खाएगी। यानी भारत सीधे सीधे तुर्की की उस रणनीति को चुनौती दे रहा है जिस पर उसका भविष्य और क्षेत्रीय वर्चस्व टिका हुआ है। इसके साथ ही एक और अहम पहलू है इजराइल फैक्टर। भारत और इजराइल के बीच मजबूत रक्षा सहयोग पहले से है। दूसरी तरफ तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं।
आपने देखा होगा हाल में एर्दोआन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लेबनान में हमले नहीं रुके तो तुर्की अटैक कर देगा इजराइल पर। अब ऐसी परिस्थिति में अगर भारत, साइप्रस और ग्रीस अपने रिश्ते मजबूत करते हैं और इधर इजराइल साथ आता है तो पूरे इलाके में नया संतुलन बनेगा जो तुर्की की हवा टाइट कर देगा। अब बात आती है एर्दोआन की नीति की। उन्होंने खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उन्होंने कई देशों को नाराज कर दिया। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और अब भारत भी उस सूची में मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। भारत के साथ टकराव उनके लिए इसलिए भी भारी पड़ सकता है क्योंकि भारत न सिर्फ एक बड़ी इकॉनमी है बल्कि एक उभरती हुई रक्षा निर्यातक शक्ति भी हम बन चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत कहीं भी सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना तुर्की के खिलाफ। न कोई धमकी, न कोई युद्ध की भाषा, बस चुपचाप ऐसे कदम जो विरोधी के लिए लंबे समय में ज्यादा दर्दनाक साबित होते हैं। यानी ये एक तरह की साइलेंट स्ट्रेटेजिक वारफेयर है। तुर्की ने जो खेल पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू किया था, भारत अब उसी खेल को बड़े स्तर पर ज्यादा समझदारी से और अपने तरीके से खेल रहा है। और इस बार मैदान भी बड़ा है, खिलाड़ी भी मजबूत है और चाल भी कहीं ज़्यादा गहरी है। और इसका दर्द पाकिस्तान को भी होगा क्योंकि आसिम मुनीर को ये लग रहा था कि तुर्की से वो कुछ हथियार ले लेंगे, कुछ फाइटर जेट्स ले लेंगे और वो फिर भारत के खिलाफ चीन की मदद से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चीन कतई नहीं चाहेगा कि वो इस झमेले में पड़े। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे फील्ड मार्शल जो अब बने हैं आसिम मुनीर, उनको उसका इनाम दिया कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में पिटे जाने का। तो वो चले गए थे चीन के पास और उन्होंने कहा था कि हमें एक दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दो, हम भारत के खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं। चीन इतना चालाक है, उसने कहा भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि चीन को भी मालूम है कि भारत का बाज़ार 140 करोड़ का बाज़ार है। चीन के बाद अगर कोई दूसरा देश है मार्केट के लिहाज से तो वो भारत है और चीन चाहता है कि भारत के बाज़ार के दरवाजे उसके लिए धीरे धीरे खुलें। आपने देखा होगा कि कैसे तियानजिन और कज़ान में मोदी और जिनपिंग की मीटिंग के बाद हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को ये भूल जाना चाहिए, अब उसे ट्रंप से निपटना चाहिए जो कह रहे हैं कि अगर तुम भला चाहते हो तो अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर दो और इजराइल को मान्यता दे दो। तो ये है हमारी कूटनीति, हम कैसे घेरते हैं और जब घेर लेते हैं तो बचने का मौका नहीं देते। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।